वेलकम टू माय चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर थर्ड को देखेंगे। थर्ड के लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, ठीक है। बता दें आपको कि इसके पहले मैंने 2 वीडियो बना दिया है। पहले में मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया है, जो इस लेसन के पूरे ऑब्जेक्टिव को मैंने उसमें आप लोगों को प्रोवाइड कराया है। दूसरे में मैंने इसका शॉर्ट क्वेश्चन बनाया है बच्चों। इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन बनाया है। चैप्टर का नाम परिवहन है, ठीक है बच्चों। इस परिवहन का शॉर्ट क्वेश्चन मैंने दूसरे वीडियो में बनाया है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि पहले में ऑब्जेक्टिव है और दूसरे में शॉर्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों, अगर आप ये दोनों वीडियो देखकर फिर इस लॉन्ग क्वेश्चन वाले वीडियो को देखते हैं तो आप लोगों को ये चैप्टर बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसलिए आप फटाफट से जाइए हमारे चैनल में, अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस बोल के चैनल है हमारा, उस चैनल पे जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वो दोनों वीडियो जो है आप लोग देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट नहीं देखिएगा लॉन्ग आपको बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएगा। उस ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट वीडियो को देख लीजिए बच्चों, जिससे आपको ये वीडियो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं, इससे हम लोग थोड़ा मोटिवेट होते हैं और हम लोगों का जो मेहनत है वो आपके सब्सक्राइब और लाइक से ही पूरा होता है। तो आप लोग फटाफट से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए बच्चों। हो सके तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए फटाफट से हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बच्चों, ये तो पूरा का पूरा चैप्टर है बच्चों, ये हृदय पर आधारित है। तो पहले एक बार मैं चाहूंगा कि आपको हृदय समझा दूं, हृदय के बनावट को समझा दूं, हृदय किस प्रकार काम करता है इसको बेहतर तरीके से आपको समझा देता हूँ। देखो बच्चों, हृदय जो होता है, हृदय हमारा केंद्रीय पंप अंग है, ठीक है। इसका काम है ब्लड को पंप करना, ठीक है। और हृदय में 4 चेंबर होते हैं। ये चेंबर 1 है, जिसको हम लोग कहते हैं दाया अलिंद, ठीक है बच्चों। इसको क्या कहते हैं हम लोग? दाया अलिंद। और याद रखिए, अलिंद को अंग्रेजी में हम लोग एट्रियम भी कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा बच्चों, एट्रियम, ठीक है। और इधर वाला जो भाग है इसको हम लोग लेफ्ट एट्रियम या बाया अलिंद भी कहेंगे। नीचे वाले भाग को राइट यानी दाया निलय या वेंट्रिकल भी कहते हैं बच्चों इसको। और इधर वाले भाग को हम लोग बाया निलय के नाम से जानते हैं। लेफ्ट मतलब बाया, एल लिख दिया हम, या बाया समझा दिए। अब ये क्रिया कैसे करता है ध्यान दीजिए बच्चों। जो अशुद्ध रक्त है, ठीक है बच्चों, जो अशुद्ध रक्त है जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त, वह रक्त इस अग्र महाशिरा के द्वारा हमारे फेफड़े में, सॉरी हृदय में प्रवेश करता है। और याद रखिएगा, ये जो अलिंद है, इस निलय के बीच में जो छिद्र है, इस छिद्र को कहते हैं हम लोग दाया अलिंद निलय छिद्र, उसी तरह। और ये यहाँ पर देखिए बच्चों, त्रितली कपाट होता है। कपाट में तो दरवाजा, यहाँ पर जो लॉक करने के लिए ब्लड वापस नहीं जाए, यहाँ पर क्या होता है बच्चों? त्रितली कपाट होता है। सेम इधर में आते हैं तो यहाँ जो ये अलिंद और निलय के बीच में जो ये छिद्र है, इसको कहते हैं हम लोग बाया अलिंद निलय छिद्र। और यहाँ पर बच्चों कैसा होता है? द्विदली कपाट होता है। ये द्विदली कपाट है, यहाँ पर त्रिदली कपाट है। अब देखिए ध्यान से होता क्या है। रक्त जो हमारा अग्र महाशिरा के द्वारा हृदय में पहुंचता है, ठीक है। यहाँ से रक्त कहाँ से रहा है? ये हमारे शरीर की कोशिका से ब्लड आता है, अग्र महाशिरा के द्वारा हमारे दाएं अलिंद में पहुंचा और वह दाएं अलिंद से रक्त चल जाता है दाएं नीले में, ठीक है। दाएं नीले में यहाँ आ गया बच्चों। और यहाँ जैसे आता है पूरा रक्त, इसमें ये द्विदली जो त्रिदली कपाट है ये बंद हो जाता है, ताकि वापस से रक्त जो है हमारा वह दाएं अलिंद में ना जाए। अब ये दाएं नीले से जो रक्त है वह रक्त फुफ्फुस धमनी, ये रक्त इसमें शिरा के द्वारा
हमारे फेफड़े तक चला जाता है। कहाँ चला जाता है? शिरा के द्वारा फेफड़े तक चला जाता है। आया कहाँ था बच्चों? आया कोशिका से अशुद्ध रक्त, और ये शुद्ध होने के लिए कहाँ चला गया? फेफड़े में। फेफड़े में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड सांस के द्वारा बाहर निकल जाता है, हीमोग्लोबिन फेफड़े में रह जाता है। और ये हीमोग्लोबिन जो हमारे फेफड़े में जो रह गया, वह हीमोग्लोबिन सांस के द्वारा लिए गए ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके इस बार बनाया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाया बच्चों? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बच्चों, ये जो फुफ्फुस शिरा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को शुद्ध रक्त कहते हैं बच्चों। ये फुफ्फुस शिरा के द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश किया। कहाँ प्रवेश किया? बाएं अलिंद पे। और बाएं अलिंद से वह वापस आ गया बाएं नीले में। और जैसे वो बाएं नीले में आया, ये जो द्विदली का पार्ट है ये बंद हो गया, ताकि रक्त वापस से अलिंद में ना जाए। और ये बाएं नीले में जाते हुए इस महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच गया। तो एक प्रकार से देखिए, गौर करिएगा, ये जो अशुद्ध रक्त आया, ये अशुद्ध रक्त फेफड़े में गया, वह शुद्ध होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में फुफ्फुस शिरा के द्वारा वापस से हमारे बाएं अलिंद में आया और फिर शरीर के विभिन्न अंगों तक गया। इस प्रकार अगर आप लोग देखिएगा, रक्त का एक चक्र पूरा होने में, यानी रक्त का एक चक्र पूरा कब होता है? जब अशुद्ध रक्त शुद्ध होकर वापस फेफड़े में आता है, हृदय में आता है, तो एक चक्र पूरा होता है। इस एक चक्र को पूरा करने में हृदय से रक्त दो बार गुजरा, एक बार अशुद्ध रक्त के रूप में आया और एक बार शुद्ध रक्त के रूप में आया। इसीलिए इस परिवहन को हम लोग कहते हैं द्विगुण परिवहन बच्चों। तो मानव हृदय में कौन सा परिवहन होता है? द्विगुण परिवहन होता है। तो ये आपको डायग्राम समझ में आ गया, क्योंकि ये मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या करा बच्चों। अभी तो मैंने समझाया, पहला क्वेश्चन उसी पे है बच्चों। ये पहला क्वेश्चन हो क्या है? मनुष्य में दोहरे रक्त परिसंचरण तंत्र की व्याख्या करें बच्चों। और ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। तो मैंने जो आपको समझाया वही मैंने आपकी भाषा में लिखा है। क्या लिखा, ध्यान दीजिएगा। दोहरे संचरण यानी रक्त संचरण लिख सकते हैं आप। से अभिप्राय है कि हृदय में रक्त दो बार गुजरता है, जो अभी मैंने आपको बताया। सबसे पहले शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को एकत्र करके दाहिने अलिंद में लाया जाता है। दाएं अलिंद में लाया गया, जहां से वह दाएं नीले में जाता है और फिर फुफ्फुस शिरा द्वारा हृदय में पहुंचता है, नहीं, और फिर फुफ्फुस शिरा द्वारा फेफड़े में पहुंचता है। कहां पहुंचता है बच्चों? फेफड़े में पहुंचता है, जहां पर इसका शुद्धिकरण होता है, जहां ये रक्त शुद्ध होता है। शुद्ध रक्त फिर से दाहिने अलिंद में आता है और इसके बाद दाहिने अलिंद से दाएं नीले होगा। दाहिने अलिंद से, सॉरी मिस हो गया बच्चों, दाहिने अलिंद नहीं होगा, शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में आता है। कहा था बच्चों? बाएं अलिंद में आता है और बाएं अलिंद से, एक मिनट, शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में आता था, मिस्टेक हो गया लिखने में बच्चों। शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में आता है और बाएं अलिंद से बाएं नीले में भेजा जाता है, जहां से फुफ्फुस धमनी या महाधमनी भी लिख सकते हैं। फुफ्फुस धमनी या महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो क्या देखा हम लोगों ने? जो रक्त है, अशुद्ध रक्त जो है, वो दाएं अलिंद से दाएं नीले में आता है बच्चों। ठीक है, और जैसे दाएं अलिंद से दाएं नीले में दाहिना अलिंद नीले छिद्र के द्वारा आता है, त्रिदली कपाट के द्वारा वह बंद हो जाता है कि वापस से रक्त उसमें ना जाए। ठीक है, और फिर से वह जो शिरा के द्वारा हमारे फेफड़े में पहुंचता है, जहां वो शुद्ध होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, CO2 को छोड़ता है, और वह शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त वापस से हमारे जो अग्र महाशिरा है या फिर शिरा के द्वारा फेफड़े में पहुंचता है। ठीक है, और फेफड़े में पहुंचने के बाद वहां वो रक्त, सॉरी फेफड़े नहीं, हृदय में पहुंचता है। इसी हृदय के किस भाग में पहुंचता है? तो बाएं अलिंद में पहुंचता है। कहां पहुंचता है बच्चों? बाएं अलिंद में पहुंचता है, और फिर वहां से वह बाएं नीले में होता है, वह महाधमनी से शरीर के विभिन्न भागों में चल जाता है। जिस प्रकार हम लोगों ने देखा, हृदय से हमारा रक्त जो है दो बार गुजर रहा है एक चक्र को पूरा करने में,
जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं बच्चों। और इसको मैंने और पता डिफिनेशन में लिखा है, ठीक है। कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रक्त हृदय में पहुंचता है, ठीक है। कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके रक्त हृदय में पहुंचता है, और ये जो रक्त होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके पहुंचता है वो अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। जहां से उसको फेफड़े में पंप किया जाता है, फेफड़ा में यह रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देता है, और यह कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है सांस के द्वारा। और रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन इस बार ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर शुद्ध रक्त के रूप में फेफड़ा से वापस हृदय में आता है, और यह शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर दिया जाता है। देखिए, पहले अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त हृदय में पंप किया, किसमें, फेफड़ा में, और वह वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड टूट के अलग हो गया, हीमोग्लोबिन अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड सांस के द्वारा बाहर चला गया, हीमोग्लोबिन बच गया, और वह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके शुद्ध रक्त यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है। और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है, शुद्ध रक्त जो है, वो फेफड़े से हृदय में वापस आया, यानी हृदय ने उसको अपनी ओर खींचा। किस किया, क्योंकि वो तो पंप बन, खींच भी सकता है, ठेल भी सकता है, उसने खींचा, और खींचने के बाद वो रक्त जो है शरीर के विभिन्न अंगों से गुजरा, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि हमारे हृदय में रक्त जो है 2 बार गुजरता है, जिसको हम लोग दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। अब इसका महत्व क्या है, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र का महत्व क्या है, तो ध्यान दीजिए बच्चों। दोहरी रक्त परिसंचरण तंत्र के कारण ही शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर जाता है, और शरीर का ताप नियंत्रित होता है। क्योंकि एक बार वह कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजता है, दूसरी बार ऑक्सीजन को लाता है, जिस प्रकार श्वसन की क्रिया के कारण शरीर का ताप नियंत्रित रखता है, और इस क्रिया को हम लोग कहते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है, और यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, 2012 और 21 में पूछा है, मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, यानी सांस के द्वारा मनुष्य के शरीर में O2 और CO2 का परिवहन कैसे होता है, इसको समझते हैं बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसको हम बता देते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे हो रहा है, ये मैंने पूरा क्लियर करके बता दिया आप लोगों को, और मैं इसको आपको समझा भी देता हूं। तो देखिए बच्चों, ऑक्सीजन का परिवहन जो है, पहले उसको समझते कैसे होता है। जो हमारे रक्त में लाल रुधिर कणिकाएं होती है, इसको आरबीसी कहते हैं। आरबीसी में बच्चों रहता है हीमोग्लोबिन, जो कि एक रंजक है। हीमोग्लोबिन नामक एक रंजक पाया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता होती है, और यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो रुधिर परिसंचरण तंत्र द्वारा शरीर की कोशिकाओं तक भेज दिया जाता है, और इससे ऑक्सीजन का परिवहन होता है। यानी सबसे पहले याद रखिएगा, जो हमारे रक्त में जो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है, उसके एक अणु में ऑक्सीजन के 4 अणुओं को बांधने की क्षमता रहती है। वह 4 अणु को बांध सकता है बच्चे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है बच्चों, यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है बच्चों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है बच्चों, वह रुधिर परिसंचरण तंत्र के द्वारा हमारे शरीर की कोशिकाओं तक भेज दिया जाता है, जिससे हमारे शरीर की कोशिकाओं को हीमोग्लोबिन टूट करके अलग होने के बाद ऑक्सीजन मिल जाता है। ठीक है बच्चों, यानी आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन मौजूद है, वह सबसे पहले ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो रुधिर परिसंचरण तंत्र के द्वारा शरीर की कोशिकाओं तक भेज दिया जाता है, जहां से ऑक्सीजन टूट के अलग हो जाता है, और हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है, और ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं के अंदर जाकर जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, जो वसा उसके अंदर जमा है, जो कार्बोहाइड्रेट जमा है, उससे वह अभिक्रिया करता है और हमारे शरीर में एनर्जी मुक्त करता है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, तो देखिए, श्वसन क्रिया के द्वारा जो कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, वह रक्त के हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया किया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया,
तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है बच्चों, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो रुधिर परिसंचरण तंत्र के द्वारा फेफड़ा में जाता है और वहां CO2 टूटकर अलग हो जाता है और CO2 जो है सांस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन को फेफड़ा से हृदय के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने में किसकी भूमिका है? रक्त के आरबीसी यानी हीमोग्लोबिन की। उसी तरह कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर यानी फेफड़े से बाहर निकालने में किसकी भूमिका होती है? तो रक्त के आरबीसी की भूमिका होती है, क्योंकि आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वह कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और CO2 का परिवहन करता है। इस प्रकार हम लोगों को क्लियर हो गया बच्चों कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में देख रहे हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, आप समझते हैं रक्त क्या है और इसके घटक का वर्णन करें। ध्यान दीजिएगा, रक्त जो है वह तरल संयोजी ऊतक होता है बच्चों। रक्त क्या है? रक्त तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर के विभिन्न भागों तक पोषक तत्व, हार्मोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इन सब के परिवहन में मदद करता है। यानी रक्त जो है गैसीय परिवहन में मदद करता है, हार्मोन के परिवहन में मदद करता है, उसके बाद पोषक तत्वों के परिवहन में भी मदद करता है। यह एक तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करता है। रक्त के घटक कौन से हैं? तो रक्त का पहला घटक है बच्चों आरबीसी। ठीक है, क्या है? आरबीसी, लाल रक्त कणिका। और इसमें केंद्रक, इसमें जो केंद्रक है यह केंद्रकहीन होता है बच्चों, केंद्रकहीन होता है, यानी इसमें केंद्रक होता ही नहीं है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, यह केंद्रकहीन होता है और इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इसी हीमोग्लोबिन के कारण बच्चों जो रक्त है उसका रंग लाल होता है। और ये आरबीसी का काम O2 और CO2 के परिवहन में मदद करना है। तो रक्त का पहला जो है घटक वो क्या है? आरबीसी है, जिसमें केंद्रक नहीं होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक लौह प्रोटीन पाया जाता है और इसी लौह प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में मदद करता है। अब उसके बाद हम लोग रक्त के दूसरे घटक को देखते हैं बच्चों। जो रक्त का दूसरा घटक है वह है श्वेत रक्त कणिका, जिसको WBC कहते हैं। और WBC में बच्चों केंद्रक होता है, आरबीसी केंद्रकहीन है लेकिन WBC में केंद्रक होता है, बट इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जिसके कारण इसका रंग लाल भी नहीं होता। जैसे आरबीसी का रंग लाल होता है, WBC का रंग लाल नहीं होता है। और इसका मेन काम है रक्त में मौजूद रोगाणुओं को मारकर शरीर को रोग मुक्त करना, शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता लाना, शरीर को मजबूत बनाना। इस तरह हम लोगों ने दो भाग देख लिए। ठीक है बच्चों, आरबीसी और WBC। और इसका जो तीसरा भाग और चौथा भाग है रक्त का, वो तीसरा भाग है प्लेटलेटस, जिसको पट्टिकाणु या थ्रोम्बोसाइटस भी कहते हैं। आप लोग एग्जाम में केवल प्लेटलेटस ही लिख दीजिएगा। प्लेटलेटस क्या है? यह गोल होता है। प्लेटलेटस की रचना कैसी होती है बच्चों? गोल होती है और ये रक्त का थक्का को जमाने में मदद करता है। प्लेटलेटस आकृति में गोल होता है और ये रक्त के थक्का को जमाने में मदद करता है। क्यों मदद करता है? क्योंकि इसमें फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन रहता है। प्लेटलेटस में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन रहता है बच्चों, और इसी के कारण ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। और कभी भी अगर हमारा हाथ कट गया तो ब्लड का जो बहना है उसको रोकने के लिए रक्त का जमना जरूरी है। अगर रक्त नहीं जमेगा तो रक्त का बहना नहीं रुकेगा, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो रक्त को जमाने में प्लेटलेटस की बहुत बड़ा भूमिका होती है, क्योंकि इसमें फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और अगला है बच्चा प्लाज्मा, जो ब्लड का एक हिस्सा है। रक्त के तरल भाग को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा, जो लिक्विड भाग होता है, जिसमें रक्त के विभिन्न घटक हुआ आरबीसी, WBC या प्लेटलेटस, जो तीनों घटक के बारे में पढ़े, वो हमारा रक्त के प्लाज्मा में तैरता रहता है। जिस प्रकार हम लोगों ने देखा कि रक्त जो है बच्चों वो क्या है? रक्त जो है वो तरल संयोजी ऊतक है बच्चों। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। इसके तीन घटक होते हैं, आरबीसी,
4 घटक होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, अब 3 भी लिख दिया तो चलेगा। अगला है प्लेटलेटस और प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेटस तैरता रहता है। यह रक्त का तरल भाग, लिक्विड वाला भाग है बच्चे, ठीक है। तो रक्त क्या है, रक्त का कार्य क्या है, सॉरी रक्त के घटक कौन से हैं, ये समझ ही लिया हम लोग। और ये भी आप लोग देख लिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी 2022 में पूछा गया है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वाष्पोत्सर्जन का पौधे के लिए क्या महत्व है। वाष्पोत्सर्जन का पौधे के लिए क्या महत्व है बच्चों। तो देखिए एक चीज हम आपको बता देते हैं, पहले आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। देख लीजिए, कोई भी जो पौधा होता है, मान लीजिए ये पौधा हो गया बच्चों, ठीक है, ये पौधा हो गया, इसमें ढेर सारी पत्तियां, मान लीजिए एक पत्ती है, ठीक है। और इस जड़ में जो जाइलम वाहिनी होती है बच्चों, इस जाइलम वाहिनी के द्वारा जल जो है वह जमीन से अवशोषित करके सीधे पत्तियों तक पहुंचता है। किसके द्वारा बच्चों, जाइलम वाहिनी के द्वारा। किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। और जल के साथ जो खनिज लवण है वह भी कहाँ पहुंचते हैं बच्चों, पत्तियों तक पहुंचते हैं। जल के साथ खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचता है। और पत्तियों में जो छिद्र मौजूद होते हैं, जिसको रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं, इससे पानी जो है वो भाप के रूप में बाहर निकल जाता है। और इसी क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। अगर मान लीजिए यहाँ जो पानी जमा हुआ है वो भाप के रूप में बाहर निकलेगा, तब फिर से नीचे वाला पानी ऊपर चढ़ेगा। समझा नहीं बच्चों, जब तक पानी भाप के रूप में बाहर नहीं निकलेगा, ये नीचे वाला पानी ऊपर चढ़ेगा कैसे। मान लीजिए इस कमरा में पूरा अनाज का गोदाम भरा हुआ, गोदाम का में अनाज के बोरे भरे हुए हैं, 5 बोरा निकलेगा तब ना दूसरा हम 5 बोरा डाल पाएंगे। अगर वहां से 5 बोरा निकालेंगे ही नहीं, पूरा भरा हुआ अनाज का गोदाम है, तो उस पर एक्स्ट्रा बोरा तो जाएगा नहीं। तो वही चीज है, ये जो पत्तियों में जल जमा है, ये जब तक भाप बन के निकलेगा नहीं, नीचे वाला जल ऊपर पहुंचेगा नहीं। और जब तक नीचे वाला जल ऊपर नहीं पहुंचेगा, जल के साथ खनिज लवण भी हमारा ऊपर नहीं पहुंचेंगे। तो जल के वाष्पोत्सर्जन के कारण, जो पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन होता है, इसके कारण जमीन के जड़ से लेके पौधे की पत्ती तक या शीर्ष तक जल का एक अक्षुण्ण स्तंभ, यानी ऐसा स्तंभ जिसके बीच में कोई टुकड़ा ना हो, वो स्तंभ बन जाता है। और लगातार वो स्तंभ बना रहता है, जिसके कारण जमीन से खनिज लवण और पोषक तत्व पत्तियों तक पहुंचते रहते हैं। और इसके द्वारा पौधे का तापमान भी कंट्रोल रहता है। लगातार पौधे की पत्तियों को जल मिलता रहता है, तापमान भी कंट्रोल रहता है बच्चों। तो वही चीज हम लोगों को लिखना है, जब हम अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करेंगे बच्चों, कि वाष्पोत्सर्जन का पौधे के लिए क्या महत्व है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए, वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा यानी वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा पौधे को जल की लगातार पूर्ति होती है, जिसके कारण उन्हें खनिज लवण और पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इन्हीं चीजों को मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि मैं सरल भाषा में आपको समझा सकूं। तो याद रखिए बच्चों, वाष्पोत्सर्जन जो है ना पौधे के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जल वाष्प पत्तियों के रंध्रों द्वारा लिखा गया, पत्तियों के रंध्रों द्वारा बाहर निकलता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे की जड़ से चोटी तक जल का स्तंभ बन जाता है, जिसके द्वारा खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचता है। ठीक है, बता दें अभी आपको। वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधे में जल का संतुलन भी बना रहता है। पौधे को लगाकर अगर ऊपर वाला जल बाहर निकलेगा, तब ना नीचा वाला जल भाई बच्चों पत्तियों तक पहुंचेगा। और पौधे को पर्याप्त मात्रा में लगातार जल मिलता रहता है, जिसके कारण पौधे में जल का बैलेंस बना रहता है और पौधे का तापमान भी कम रहता है। गर्मियों में पौधे अपने आप को ठंडा रख पाती है, यानी गर्मी से वो खुद की रक्षा कर पाती है। वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधों की जड़ों के मूल रोम से खनिज लवण को अवशोषित कर जड़ पत्तियों तक खनिज लवण का परिवहन करता है। यानी वाष्पोत्सर्जन के कारण ही जो जड़ होती है, जड़ में जो मूल रोम होते हैं पतले पतले, ये मूल रोम जो है
वह जल और खनिज लवण को अवशोषित करके पत्तियों तक उनका परिवहन करते हैं और इस क्रिया को हम लोग रसारोहण भी कहते हैं। याद रखिएगा, जड़ के मूल रोम के द्वारा खनिज लवण और जल को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया रसारोहण कहलाता है। अलग से भी एक क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, रसारोहण किसे कहते हैं 2025 में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 से पूछा गया है। ठीक है, तो आखिर वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो नीचा वाला जल ऊपर कैसे जाएगा? तो नीचा वाला जल के ऊपर जाने के लिए वाष्पोत्सर्जन का होना जरूरी है, जिसमें मूल रोम जो है वो जमीन से जल और खनिज लवण को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाने का काम करती है और पौधे के ताप को नियंत्रित रखती है। तो इस प्रकार वाष्पोत्सर्जन काफी जरूरी है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के कारण ही जड़ से चोटी तक जल का एक स्तंभ बन जाता है बच्चों। ठीक है, और इस स्तंभ के कारण लगातार खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचता है और पौधा अपना भोजन बना पाती है। और इसी वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे में जल संतुलन बना रहता है, पौधे का तापमान कम रहता है, जिसके कारण पौधे गर्मी में अपनी रक्षा कर पाते हैं। और पौधे के मूल रोम से जल और खनिज लवण का अवशोषण होकर पत्तियों तक उसका परिवहन होता है, जिस क्रिया को हम लोग कहते हैं रसारोहण बच्चों। और इस क्रिया के द्वारा पौधे का तापमान कंट्रोल रहता है। तो ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया बच्चों। अब हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन और जो इस क्वेश्चन इस चैप्टर का फाइनल क्वेश्चन है बच्चों, उसको देख लेते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने अभी आपको समझाया। मानव हृदय का सचित्र वर्णन करें, इसकी क्रिया विधि को लिखे। तो बच्चों मैंने हृदय तो आपको बता ही दिया, एक बार फिर तेजी से बता देता हूँ कि इस अरे महाशिरा के द्वारा रक्त हमारे दाएं अलिंद में आता है, फिर दायां अलिंद नीला छिद्र के द्वारा रक्त हमारे दाएं नीले में जाता है और ये त्रिदली कपाट बंद हो जाता है। और उसके बाद रक्त इस शिरा के द्वारा हमारे फेफड़े में पहुंचता है, जहां उसका शुद्धिकरण होता है और शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के द्वारा वापस हमारे हृदय में आता है। और हृदय के किस भाग में आता है? बाएं अलिंद में। और बाएं अलिंद से वह बाएं नीले में आता है। जैसे बाएं नीले में आता है, मेरा अलिंद जो है बच्चों, जो बायां अलिंद नीले छिद्र है, वह द्विदली कपाट के द्वारा बंद हो जाता है और शुद्ध रक्त इस महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। तो इन्हीं चीजों को हम लोग इसमें लिखे हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मानव उत्तर क्या लिखेंगे, वो फिगर बनाना होगा। अब मानव हृदय एक महत्वपूर्ण मांसपेशीय अंग है बच्चों, और यह जो है शरीर में रक्त को पंप करता है, यानी ये केंद्रीय पंप अंग है बच्चों। इसमें 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद होते हैं जिसको एट्रिया कहते हैं और 2 नीले होते हैं जिनको वेंट्रिकल कहते हैं बच्चों। और इस 2 अलिंद का नाम है दायां अलिंद, बायां अलिंद, और 2 नीले का भी नाम है दायां नीले, बायां नीले। अलिंद का काम होता है रक्त को प्राप्त करना, जबकि नीले का काम होता है रक्त को पंप करना। अब दोनों में देखिएगा, अलिंद में जैसे दाएं अलिंद में अशुद्ध रक्त आया तो दाएं नीले ने अशुद्ध रक्त को शिरा में पंप किया। बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त आया तो बाएं नीले ने महाधमनी में रक्त को पंप किया। यानी कहीं ना कहीं अलिंद का काम होता है ब्लड को प्राप्त करना, चाहे वो अशुद्ध ब्लड को प्राप्त करे या शुद्ध ब्लड को प्राप्त करे। और नीले का काम होता है बच्चों रक्त को पंप करना, चाहे वो शुद्ध रक्त को पंप करे या अशुद्ध रक्त को पंप करे बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार हृदय जो है वो रक्त को पंप करने का काम करता है। ठीक है, और हृदय के कार्य पूरे समय, हृदय का कार्य पूरे शरीर में रक्त के प्रवाह को बनाए रखना है। हृदय का ही काम है पूरे शरीर में रक्त के प्रवाह को बनाए रखना, जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्व शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचती है। और इसमें 4 कक्ष होते हैं बच्चों। मैंने अभी आपको बताया कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। तो बच्चों हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीले और बायां नीले। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग दायां अलिंद को और दायां नीले को, बायां अलिंद को देख लेते हैं। ठीक है, जो दायां अलिंद होता है बच्चों, दायां अलिंद का काम होता है, दायां अलिंद जो है, जो हमारा हृदय है बच्चों, जो हृदय है, हृदय का जो ऊपरी भाग है, इस भाग में दायां अलिंद होता है। ठीक है, दायां अलिंद शरीर के ऊपरी और निचले भाग में अशुद्ध रक्त को
यानी अशुद्ध रक्त होता है ऑक्सीजन रहित रक्त, वह रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है। इस दाएं अलिंद का काम होता है अशुद्ध रक्त को ग्रहण करना, ठीक है बच्चों, और बाएं नीले में भेजना। दाएं अलिंद का काम होता है अशुद्ध रक्त को ग्रहण करके दाएं नीले में भेजना, और दाएं नीले से वह फेफड़े तक शिरा के द्वारा जाता है। और बाएं अलिंद का काम होता है शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त को ग्रहण करना बाएं अलिंद में, और बाएं अलिंद से बाएं नीले में भेजना, जहां से वह महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। तो ये क्लियर हो गया कि दायां अलिंद जो है शरीर के ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग से यानी फेफड़े से, शरीर के ऊपरी भाग से यानी कोशिकाओं से अशुद्ध रक्त को प्राप्त करता है, और बायां अलिंद का काम होता है जो शुद्ध रक्त को प्राप्त करता है यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्राप्त करता है। दायां अलिंद कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को प्राप्त करता है, और बायां अलिंद ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्राप्त करता है, ठीक है बच्चों। और जहां तक दायां नीले है, दायां नीले के काम क्या है बच्चों? दायां नीले का काम है यह अलिंद से जो अशुद्ध रक्त प्राप्त होता है, ठीक है, जो दाएं अलिंद से जो अशुद्ध रक्त प्राप्त होता है उसको पंप करके फेफड़े में भेजने का काम करता है दायां नीले, ठीक है बच्चों। और जो बायां नीला है उस बायां नीले का काम क्या है बच्चों? तो बाएं नीले का काम होता है, बाएं नीले का काम होता है जो शुद्ध रक्त प्राप्त करता है वह बाएं अलिंद से उसको शरीर के बाकी हिस्सों में पंप करने का काम कौन करता है बच्चों? बाकी हिस्सों में पंप करने का काम कौन करता है? बायां नीले करता है। यानी बाएं अलिंद से जो शुद्ध रक्त प्राप्त होता है वह बाएं अलिंद से बाएं नीले में जाता है, और बाएं नीले से शरीर के बाकी भागों में पंप कर दिया जाता है। कौन किसके द्वारा पंप होता है बच्चों? बाएं नीले के द्वारा पंप होता है। बाएं अलिंद से जो शुद्ध रक्त आता है वो बाएं नीले में जाता है, और बाएं नीले से महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर दिया जाता है। इन कक्षों को बल्बों द्वारा अलग किया जाता है। आपको पता ही चुके, हम जब वीडियो समझा रहे थे कि दाएं अलिंद और दाएं नीले के बीच में जो अलिंद नीले छिद्र होता है उसमें त्रिदली कपाट होता है, और त्रिदली कपाट को ही बल्ब कहते हैं बच्चों। और बाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच में जो बाएं अलिंद नीले छिद्र होता है उस पर द्विदली कपाट होता है, और ये त्रिदली कपाट और द्विदली कपाट ही रक्त परिवहन को नियंत्रित करते हैं। रक्त को वापस अलिंद से जो रक्त नीले में आया है उसे वापस अलिंद में जाने नहीं देते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये क्रिया कैसे करता है हृदय उसको समझ लेते हैं, ठीक है बच्चों। क्रिया के बारे में देखिए, जो शरीर से जो रक्त है वह महाशिरा के माध्यम से दाएं अलिंद में आता है, फिर दाएं अलिंद से रक्त त्रिदली कपाट के माध्यम से दाएं नीले में जाता है, ठीक है बच्चों। और वह दाएं नीले में जैसे प्रवेश करता है उसके बाद दाएं नीले से फुफ्फुस धमनी के द्वारा, या फिर आप केवल धमनी भी लिख सकते हैं, धमनी के द्वारा वो फेफड़े में प्रवेश करता है, जहां से वो जो अशुद्ध रक्त है वह शुद्ध होता है, जहां से वो ऑक्सीजन प्राप्त करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। तो फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना हुआ रक्त फुफ्फुस शिरा द्वारा, या ओनली शिरा लिख सकते हैं बच्चों, शिरा के द्वारा अलिंद में पहुंचता है, ठीक है। किस अलिंद में पहुंचता है? बाएं अलिंद में। ध्यान से देखिएगा, अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद से दाएं नीले में गया, ठीक है। शरीर से जो रक्त है महाशिरा के द्वारा दाएं अलिंद में आता है, फिर दाएं अलिंद से रक्त जो है वह दाएं नीले में जाता है, और उसके बीच में त्रिदली कपाट होती है। जैसे दाएं नीले में रक्त गया त्रिदली कपाट बंद हो गया, फिर वापस वो रक्त जो है फिर से अलिंद में ना जाए, ठीक है। और इस त्रिदली कपाट के द्वारा रक्त जो है धमनी के माध्यम से, सॉरी, दाएं नीले से रक्त जो है वह धमनी के माध्यम से फेफड़े में प्रवेश करता है, और उस फेफड़े में या शुद्ध रक्त में CO2 मिला रहता है। CO2 टूट के अलग हो जाता है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है, CO2 सांस के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है बच्चों। और जो हीमोग्लोबिन है वो वापस से ऑक्सीजन प्राप्त करता है और रक्त को शुद्ध करता है। शुद्ध करने के बाद वो फुफ्फुस शिरा के माध्यम से हमारे बाएं अलिंद में आता है, और बाएं अलिंद में आने के बाद वो जो है बाएं अलिंद से बाएं नीले में आता है द्विदली कपाट के द्वारा। और जैसे वो बाएं अलिंद से बाएं नीले में आता है, द्विदली कपाट जो है वो बंद हो जाता है, ताकि रक्त जो है बाएं नीले से बाएं अलिंद में वापस ना जाए। उसके बाद ये शुद्ध रक्त जो है महाधमनी के माध्यम से शरीर के बाकी हिस्सों में प्रवेश करा दिया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा बच्चों, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करने में रक्त और हमारे हृदय और फेफड़े का बहुत बड़ा भूमिका होता है बच्चों। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर
क्लियर होता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको बेहतर तरीके से समझाने का बच्चों। अगर वीडियो हमारा समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा बच्चों। इससे हम लोग तो मोटिवेट होते हैं। हम तो पहले ही बोले कि आप लोगों का सब्सक्राइब और लाइक ही हम लोगों का हिम्मत है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।